उसने मेरी नहाते हुए एक वीडियो बना ली थी, तो उसको दिखा दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं उससे डरी नहीं। फिर जब उसकी हरकतें बढ़ती गई तब मैं उससे डरने लगी। तो फिर उसके साथ मेरा काफ़ी बार वैसे संबंधी बने। तो उसने बोला मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और ये। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा जब अब गलती हो गई है तो मैंने कहा शादी कर लेते हैं। बीच में इसके साथ कई बार हरकतें करी। 17 तारीख को इसको एक लेटर भी दिया कि ये तेरी मम्मी के नाम है, लेकिन क्या नाम है तेरे लिए। इसने मुझे डर के मारे बताया नहीं कि क्या। और इसके बाद बीच में कई बार छेड़छाड़ करता होगा, डर के मारे ये मुझे बता ही नहीं पाई। 3 मार्च की रात मेरी मम्मी सामान लेने गई थी। उस वक्त वो मुझे अकेला पाके मेरे साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन आज आपके सामने एक ऐसी घटना को लेकर आ रहा हूं कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अपराध घटने के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आए दिन जो अपराध आ रहे हैं उनमें से रोज़ाना एक नया अपराध आता है जो पिछले अपराध से भी ज़्यादा बड़ा घिनौना होता है। आज जो मैं आपको दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसा अपराध है जिसमें 2 महिलाओं को, एक माँ को और एक उसकी बच्ची को शोषित किया गया है। जी हाँ, ये घटना रोहिणी के विजय विहार थाने से आई है, जहाँ पर एक व्यक्ति, एक युवक पहले तो एक महिला को, एक तलाकशुदा महिला को अपने चंगुल में फंसाता है, उसके बहलाता है, फुसलाता है, उसे ब्लैकमेल करता है और किसी ना किसी तरीके से उससे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उस महिला को प्रेग्नेंट करता है और उसके बाद उसकी बच्ची को, जो थोड़ी यंग है, युवती है, नाबालिग बच्ची को उसका शोषण करता है। चलिए जानते हैं पूरी घटना उन्हीं की जुबानी। क्या है पूरा मामला, आप हमें बताएंगे? मेरा नाम फरहा है, मेरी उम्र 34 साल है। मेरे पड़ोस में ही रहता था वो। उसकी उम्र 21 साल है। तो उसने कितने साल पहले आपका उनसे इंटरेक्शन हुआ? लॉकडाउन में। जी, उसने मेरी नहाते हुए एक वीडियो बना ली थी, तो उसको दिखा दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं उससे डरी नहीं। फिर जब उसकी हरकतें बढ़ती गई तब मैं उससे डरने लगी। तो फिर उसके साथ मेरा काफ़ी बार वैसे संबंधी बने। फिर जब काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसके बाद उसने मेरे से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो आपने विरोध नहीं करा जब शादी अपनी मर्ज़ी से? जी, शादी फिर जब उसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसने बोला मैं शादी करना टाइम पहले की बात है? सितंबर 2023 की। तो उसने बोला मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और ये। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा जब अब गलती हो गई है तो मैंने कहा शादी कर लेते हैं। शादी कर ली। शादी करके हम अपने अपने घर ही रह रहे थे। फिर 7 फरवरी को आके हम विजय विहार शिफ्ट हो गए। जब हम विजय विहार शिफ्ट हो गए, फिर हमें क्या नाम है, यहाँ पे वो सही रह रहा था। उसके बाद जो है 13 फरवरी को उसके पापा आए थे मेरे घर पे और उनके भाई आए। तो काफ़ी धमकी वमकी दे रहे थे, लड़की के लिए बोल रहे थे कि तू अपना बच्चा गिरा दे और क्या नाम है, इससे अच्छा तो शादी तू उसकी लड़की से कर लेता। इस तरह की बातें कर करके वो चले गए। और उसके बाद उनका लड़का पता नहीं उसी रात को इसके साथ गंदी हरकतें करने लगा और गंदी हरकतें करके रात को ही भाग गया। फिर मैं जहांगीरपुरी थाने गई, मैंने वहाँ कंप्लेंट करी। आप रहते कहाँ पर हैं? अब तो मैं यहाँ रहती हूँ विजय विहार। जी। वो लड़का क्या करता है? वो मोमोज़ का काम करता था। तो फिर मैं जहांगीरपुरी थाने गई, तो वहाँ जाके मुझे बिठाया, वहाँ पे सारी बातें मैंने बताई। फिर उसके पापा को बुलाया, उस लड़के को बुलाया। फिर बातें करके फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया कि इस बार माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे पेट में बच्चा भी है तो कोई बात नहीं। तो मैंने ये सोच के, प्रेगनेंसी का सोच के मैंने उसे माफ़ कर दिया। समझौता करके मैं घर आ गई। उसके बाद वो ठीक चलने लगा। उसके बाद ठीक चलते चलते फिर उसने बीच में इसके साथ कई बार हरकतें करी। 17 तारीख को इसको एक लेटर भी दिया कि ये तेरी मम्मी के नाम है, लेकिन क्या नाम है तेरे लिए। इसने मुझे डर के मारे बताया नहीं कि क्या। और इसके बाद बीच में कई बार छेड़छाड़ करता होगा, डर के मारे ये मुझे बता ही नहीं पाई। फिर जब उसने 3 मार्च की रात को इसके साथ घटिया हरकतें करी, 80% बिल्कुल गिरी हुई हरकतें करी, तब जाके मैंने उससे लड़ाई करी। जब मैंने उससे लड़ाई करी, मैंने उसको बोला मैं सुबह थाने जाऊँगी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो जब सुबह हुई, हम सोकर उठे तो वो तैयार हो गया, वो फटाफट वहाँ से निकल गया। उसके बाद अभी तक उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद हम थाने गए, बहुत जगह गए, कहीं कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब नहीं हुई, मैं थक गई। फिर मैं मैडम के पास गई, महिला सम्मान समिति। फिर मैंने नेट से नंबर निकाला, फिर मैं इनके पास पहुँची। जब मैंने इनको अपनी वारदात बताई, फिर इन्होंने मेरी हेल्प करी। फिर थाने में भी कंप्लेंट हुई, हर जगह सारी सुनवाई हुई। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हर जगह जहाँ जा रही थी वहीं से भेज दिया, जहाँ जा रहे वहीं से वहीं भेज दिया। कहीं भी। आपका जो पहला हस्बैंड था वो कब एक्सपायर हुआ? उनसे तो कोई लेना देना था ही नहीं। बहुत टाइम पहले। आप
उनसे जब डिवोर्स हो गया था मेरा, जब ये लड़की गोद में थी मेरी, उसके बाद से मैंने उसको देखा ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं था उनसे। तो इस बार का जो आज का मैटर आया है वो किस बात का आया और कैसे एक महिला समिति ने, महिला आयोग ने किस तरीके से इंटरवीन किया है? सर ऐसा है, आज का जो मामला आया है मेरे पास 13 साल की बच्ची का था। 16 तारीख को ये 16 अप्रैल को ये बच्ची मेरे पास आती है। 17 अप्रैल को हम जहांगीरपुरी थाने जाते हैं, जो इनका पहला मैटर हुआ था उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। 17 अप्रैल के बाद हम 17 अप्रैल को ही 100 नंबर पे कॉल करते हैं। जहांगीरपुरी वाले कहते हैं विजय विहार रहते हैं, इनका मामला विजय विहार का है। हम विजय विहार थाने आते हैं। विजय विहार थाने आने के बाद में 20 तारीख को आते हैं हम विजय विहार थाने। भी उनसे दीपक आईओ से बात होती है। उन्होंने ये कह दिया कि भाई ठीक है मैडम, आप संडे को आना, भाई 21 तारीख को। मैंने कहा ठीक है। ये शाम को 5:30 बजे जाती हैं, इनको बुला लिया जाता है, SHO से बातचीत करा दी जाती है। इनको जो एक लेडी आईओ अपॉइंट हो जाती है, उसके बाद में इनको सुबह 11 बजे का टाइम दे दिया जाता है, लेडी आईओ दे देती है। काफ़ी सारे इनके पास फ़ोन भी है जल्दी आने के लिए, लेकिन ये वीरविन की तबीयत इस तरह की थी, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये पहुंचती हैं। शाम के 3 बज जाते हैं, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। इनको वहाँ बिठा के रखा जाता है, लेकिन कोई ना आईओ आती है ना काउंसलर आती है, कोई नहीं आता। उससे फिर जब मैं कॉल करती हूँ, कॉल करने के बाद में मुझे पता लगता है कि वो मैडम तो वहाँ पर है, कोर्ट में गई हुई हैं। मैंने फिर मैडम से बोला, मैडम आप तो कोर्ट में गए हुए हो, मैडम की कंडीशन ये है, आपने इनको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, आप इनको कॉल करके मना कर देते। कह रही मैडम मुझे अचानक से जाना पड़ गया। मैं कहा कोई बात नहीं, आप सुबह भी तो आप कॉल कर रहे थे। तो ये कह के इन्होंने 4 बजा दिए। 4 बजाने के बाद में महिला काउंसलर आती है, उसके बाद में इनको बोल दिया जाता है इनका मेडिकल होगा। चलो जी कोई नहीं, आईओ तब भी नहीं आती 4 बजे तक। काउंसलर आती हैं, मेडिकल इनको मेडिकल के लिए ले आया जाता है। अम्बेडकर में लेकर आते हैं जो रोहिणी में है। यहाँ आके इनको मैं थाने में ही छोड़ के आ जाती हूँ काउंसलर के पास। उसके बाद में ये महिला पुलिस, काउंसलर और ये इनकी मतलब मम्मी और लड़की यहाँ आ जाते हैं रोहिणी वाले हॉस्पिटल में। रोहिणी हॉस्पिटल आते हैं, यहाँ आने के बाद इसके मेडिकल के लिए गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की कि आप बिना माँ बाप की मर्जी के मेडिकल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इंटरनल मेडिकल, उसके बावजूद भी यहाँ की जो डॉक्टर हैं जो मेडिकल कर रही थी इनका, वो महिला पुलिस जिसका नाम किरण है और महिला आयोग की काउंसलर मालती नाम है, इनके साथ मिसबिहेव करती हैं, ज़बरदस्ती इसका मेडिकल करवाती हैं, लेकिन इंटरनल एक एक करके नेग्लिजेंसी होती रही है। बिल्कुल होती जाती हैं। फिर इसके लिए एफआईआर की क्या बात है? एफआईआर के लिए मैं आपको वही बता रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने इनका 100 नंबर पे वापस कॉल करवाती हूँ। ना तो उनकी कोई मेडिकल मतलब कोई कंप्लेंट होती है ना कुछ होता है, देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 100 नंबर पे कॉल होता है, होने के बाद में मैं फिर ये मुझे बुलाती हैं, मैं वापस यहाँ हॉस्पिटल आती हूँ। आने के बाद में उन डॉक्टर से भी मिलती हूँ, काउंसलर से भी मिली और पुलिस वाले से भी मिली। उसके बावजूद भी इनको मिसबिहेव किया जा रहा। मैं डीसीपी के ऑफिस आई। डीसीपी के ऑफिस आने के बाद में इनको विजय विहार थाने से आईओ आती हैं, रात के 8:30-9 बजे का टाइम होगा, 9 बजे के आसपास आईओ आती हैं, आके इनके फिर बयान लेती हैं, बयान लेके चली जाती हैं। बेटा आपके साथ जो हुआ उसको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? मेरे साथ मेरे पापा ने 13 फरवरी की रात मेरी मम्मी 3 मार्च की रात मेरी मम्मी सामान लेने गई थी। उस वक्त वो मुझे अकेला पाके मेरे साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत कहते हैं मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश भी किया है। 100 में से 80% उनके साथ गलत किया है। पहले भी आपके साथ इस तरह की वारदात करनी जी हुई है, लेकिन मैं बताती थी मम्मी को, लेकिन वो मुझे बताने नहीं देते थे। वो बात आज जो हॉस्पिटल में हुआ वो थोड़ा सा बताएंगे? मैं गई थी मेडिकल के लिए। नहीं चाहते थे कि मेडिकल हो? नहीं, मैं नहीं चाहती थी मेडिकल हो, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इंटरनल मेडिकल हो, लेकिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की चाहा, लेकिन मैंने मना किया। मेरे कपड़े उतरवा चुके थे, मैंने मना किया कि मेरे को नहीं करवाना। उन्होंने ज़बरदस्ती करवा ली। फिर हमने बोला कि नहीं करवाना, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती करवाते रहे। महिला काउंसलर ने बोला कि भाई हम ना बदतमीज़ी करी है। हाँ, उन्होंने बोला तुम्हें हथकड़ी बनवा देंगे, तुमने लड़कों को फंसाया है, तुमने ऐसा किया है वैसे किया है। हमने बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे को इंसाफ चाहिए, जो हमने गलती नहीं की उस पर हमें फालतू में सुनना पड़ रहा है। उस लड़के का एज और आपकी एज में कितना फ़र्क है? कम से कम काफ़ी फ़र्क है, कम से कम 10-12 साल का फ़र्क है। अब आप क्या गुहार चाहती हैं, क्या न्याय चाहती हैं? क्योंकि उस लड़के ने ना केवल आपको डिच किया है, आपकी बच्ची का भी शोषण किया। क्या चाहिए? सर मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि उसको जहाँ भी है उसको पकड़ के उसको सज़ा दी जाए, कि वो जो उसने हमारे साथ करा है वो आगे कभी किसी और के साथ ना कर आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि बिल्कुल आप भी नहीं सर। बच्चे के एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ
और उसने उसी बच्चे का सहारा लेकर वो वापस आया था। लेकिन अब मैं दूसरे बच्चे के साथ गलती नहीं कर सकती, मैं अब नहीं कर सकती। तो यानी कि ये थी पूरी दास्तान जो आपने आपको बताई, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि इस महिला का दर्द कम होने को नहीं आ रहा है। पहले इस महिला के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ जास्ती हुई, अब वही अन्याय, और केवल वो अन्याय नहीं, उससे भी बढ़कर अन्याय इस बच्ची के साथ हो रहा है। आखिर इस देश का शासन, प्रशासन और व्यवस्था कब जागेगी? आखिर कब दोषियों को सज़ा मिलेगी और कब पुलिस व्यवस्था इस मामले में संजीदगी बरतेगी कि इस बच्ची के साथ न्याय हो? क्योंकि यहाँ पर गलती ना केवल पुलिस की है, अपितु यहाँ पर जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसकी भी है। ये पूरा वाक़या अंबेडकर हॉस्पिटल का है। ये पूरी घटना दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले विजय विहार थाने की है, और यहाँ नहीं के ये महिला अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए दर बदर भटक रही हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।